क्वेश्चन का है? मतलब वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र से ही ना है। ध्यान दो, ये स्थिर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करना है। ध्यान देंगे सभी लोग। इसमें देखो गोला एक ये है और बिल्कुल ऐसा ही एक गोला बी है। दोनों आवेशित गोले हैं जिन पर आवेश का मान कितना दिया है, तो उसमें दिया होगा कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इस पर जो चार्ज है Q2, क्या यह भी वही है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इनके बीच की जो दूरी है यार वह दिया है 0.5 मीटर, या इसको हम 50 सेमी भी कह सकते हैं जो सवाल में दिया है। और कह रहा है कि एक तीसरा गोला है सी, सर्वसम है ये तीसरा गोला, बिल्कुल उन्हीं दोनों गोलों जैसा है, लेकिन ये गोला अनावेशित है। अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले ये से स्पर्श कराएंगे, तो इस पर तो Q = 0 है, कोई आवेश नहीं है। तो गोला A से C को स्पर्श कराने पर आवेश कितना होगा, तो ध्यान देंगे। गोला C को A से स्पर्श कराने पर आवेश की मात्रा समान भागों में बढ़ जाती है, समान दो भागों में बढ़ जाती है, समान दो भागों में बट जाती है, दो समान भागों में बढ़ जाती है। तो गोला A पर आवेश बराबर गोला C पर आवेश होगा। तो गोला A पर आवेश कितना होगा, गोला A पर आवेश QA बराबर होगा गोला C पर आवेश। तो गोला C पर जो आवेश होगा, गोला C पर आवेश QC के बराबर होगा। और ये कितना होगा, तो ध्यान देंगे, ये हुआ QA बराबर QC बराबर 0। ये QA का चार्ज जो देख रहा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस 0/2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 6.5 इंटू 10⁻⁻7/2 कूलम। अब देखो, अब तो गोला जो C है वो भी आवेशित हो गया, चार्जेबल वो भी हो गया। A से जब स्पर्श कराया गया तो इस पर भी आवेश आ गया इतना। अब यह आवेश लेकर कहाँ पहुंचेगा, B के पास जाएगा। ये जो C है ना, अब उस बाद में B से स्पर्श कर रहा है, हाँ, और B से जब स्पर्श कराएंगे, पहले तो स्पर्श किया A से, तो अब इसके पास चार्ज कितना हो गया, तो यह Q डैश = 6.5 इंटू 10⁻⁻7/2 कूलम हुआ चार्ज। अब ये आवेश इसके पास लेकर पहुंचेगा, फिर दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो ध्यान दो, इसी प्रकार ध्यान दें, इसी प्रकार C को B से स्पर्श कराने के बाद, B से स्पर्श कराने के बाद आवेश, स्पर्श कराने के बाद आवेश B पर आवेश, गोला B पर आवेश कराने के बाद गोला B पर आवेश QB बराबर देखो, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 6.5 × 10⁻⁻7/2 प्लस 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और इसका क्या होगा, आधा होगा। समझे? या गोला B पर जो चार्ज होगा तो जोड़ लो, इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो इसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हुआ 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 13 होगा। 13 और 6 कितना होगा, 19.5 बटे 2 दूना 4 हुआ, गुणे 10⁻⁻7 कूलम, इतना हो गया। अब कह रहा है कि दोनों गोलों को A और B को उतना ही दूरी पर रखकर C को अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब उन गोलों के बीच बल क्या होगा, प्रश्नानुसार ध्यान देंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि गोलों को स्पर्श कराकर और C को हटा दिया जाता है, तो A और B के बीच जो बल लगेगा, तो ध्यान दो,
एफ ए बी बराबर होगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी अपान ये हुआ आर स्क्वायर, या एफ ए बी इक्वल्स टू इसका मान तो होता है 9 × 10⁹ क्यू ए और क्यू बी के मानों को देख रहे हैं, दोनों निकाला गया है, तो ये है 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपान 2 और इंटू इसका मान जो देख रहे हैं ये आ रहा है 19.5 × 10⁻⁷ और बटे हुआ 4 और इसका अपान आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर देख रहे हैं 10.5 मीटर है, स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं आर स्क्वायर का मान। तो देखो ये 25 चौके 100 तो होगा, 100 होगा मतलब 1.00 हो जाएगा, वो हट जाएगा, केवल ये 2 बचेगा, 2 से यदि ऊपर कटने वाला है तो हम कैंसिल कर लेंगे और नहीं है तो फिर हम गुणा भाग कर लेंगे। एफ ए बी, ए और बी के बीच बल हुआ 9 × 6.5 × 19.5 भागे हुआ 2 और × 10⁻14 और 9 तो कितना हुआ 10⁻⁵ होगा। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम, गुणा भाग करेंगे। देखो 6.5 6.5 इंटू 9 तो 9 × 5 = 45 4 और 9 × 6 = 54 4 कितना होगा 58 हो जाएगा। 5 9 45 9 6 = 54 और ये 4 58 58.5 और इसमें 19.5 का गुणा कर देते हैं। 5 × 5 = 25 8 × 5 = 40 2 42 5 × 5 = 25 और 25 है इसमें 4 तो 29 और ये तो 9 × 5 = 45 9 × 8 = 72 4 × 6 = 76 7 9 × 5 = 45 होगा। अब 45 है इसमें का कितना 7 कितना होगा 45 7 52 और ये हुआ 5 8 5 5 7 और ये 6 × 5 = 11 और 9 20 को 0 और 9 8 2 10 10 4 14 5 5 10 और 10 इसमें 10 1 11 न हो जाएगा और दशमलव दूसरे स्थान पर लगाएंगे। तो देखो इसमें अब इसमें 2 से जब भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 2 × 5 = 10 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो ये तो कट ही जाएगा, 0 उतारेंगे 570 आना चाहिए, कितना दिया है। तो देखो ये एफ ए बी जो होगा ना एफ ए बी = होगा 5.70 जब करोगे तो दशमलव हम जो 10⁻⁵ है वो नहीं रहेगा, इसमें से 2 जो स्थान हम दशमलव इधर ला रहे हैं तो 2 घात कम हो जाएगा, 10 पावर कितना हो जाएगा -3 न्यूटन। इन 2 आवेशित गोलों के मध्य जो बल लगेगा C को स्पर्श कराने के बाद 5.7 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। आ गया समझ में। इसके बाद सभी लोग ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देना, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें कुछ जटिल भी क्वेश्चन है, जो पहला लेसन है उसमें कुछ जटिल क्वेश्चन है जो अभी सामने नहीं आ रहा है, जब लगाओगे नहीं आएगा पूछोगे तो हम बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान देंगे जो लेसन चल रहा था उस लेसन में कल हम गॉस की प्रमेय बता रहे थे, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की व्याख्या आज हम करेंगे और उस गॉस थ्योरम पर कुछ हम बताएंगे, तो उन लोगों को एग्जाम्पल भी बताएंगे, कुछ उदाहरण भी बताएंगे। तो इसमें ध्यान देना, गॉस की प्रमेय और उसकी व्युत्पत्ति देखेंगे, उसका निगमन देखेंगे, उसकी उत्पत्ति का हम पता करेंगे। ध्यान दो, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की जो प्रमेय है ध्यान देंगे, बताया गया था, कल हम बता रहे थे, किसी बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 एप्सिलॉन गुना होता है, जिसका आज हमें सत्यापन करना है। किसी बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 एप्सिलॉन गुना होता है, अर्थात phi = Q/0 एप्सिलॉन। इसके लिए थोड़ा ध्यान देंगे, अभी हम बंद पृष्ठ एक लेंगे। तो ये मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई बिंदु आवेश ऊपर हम रखते हैं Q कूलम का, तो यहाँ से क्या करेंगे, r मीटर की दूरी पर एक पृष्ठ अवयव लेंगे और पृष्ठ अवयव ध्यान देंगे, पृष्ठ जो अवयव होगा उस का जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम मान लेंगे कि इसका एरिया वेक्टर d ये है, और यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मतलब वेक्टर ये आवेश धनावेश से दूर होता है वैद्युत क्षेत्र और इसके बीच एंगल थीटा बन रहा है। ये भी हम बताए थे इस पृष्ठ अवयव द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो कोण कहलाएगा डी ओमेगा, मतलब घन कोण। ये कल बताया गया था। अब देखो इस नियम की व्युत्पत्ति, गॉस की जो प्रमेय है इसकी व्युत्पत्ति प्रूफ हम कर रहे हैं। व्युत्पत्ति प्रूफ विशेष ध्यान देंगे इसके निगमन में, कैसे इसका हम निगमन करें, ध्यान दे फिगर। ये जो देख रहे हैं बिंदु आवेश इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर रखा गया है, या कोई गॉसियन पृष्ठ हम लेंगे तो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है कौन, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में हम बताए थे तुम लोगों को, पृष्ठ अवयव, पृष्ठ अवयव जो देख रहे हैं पृष्ठ अवयव D, पृष्ठ अवयव वेक्टर D A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स होगा d phi इक्वल्स टू हुआ d phi इक्वल टू E dA cos थीटा, जहां थीटा वेक्टर DA तथा वेक्टर E के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। अब इसमें ध्यान देना है, हम जानते हैं बताया गया है तुम लोगों को, E बराबर होता है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/r² होता है, बताया गया है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K इंटू Q/r²। तो यह मान रखने पर क्या होगा, तो ये मान जब रखेंगे तो d phi इक्वल्स टू हुआ d phi इक्वल्स टू E के जगह पर मान रखेंगे 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K इंटू Q/r² D cos थीटा। तो इसमें देखो अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। प्रमेय के अनुसार कहा गया है कि बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है, नॉट एप्सिलॉन 0 गुना होता है, नॉट एप्सिलॉन गुना होता है। अब देखो गॉसियन पृष्ठ से चाहे बंद पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स होगा phi E, और phi E बराबर हुआ, ध्यान देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² DA cos थीटा। इसमें देखो जो कांस्टेंट है उसको तो हम बाहर करेंगे ही, इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बाहर कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi बराबर हुआ Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्लोज इंटीग्रल DA cos थीटा अपान r²। अब चूंकि ये जानते हैं कि DA cos थीटा अपान r² घन कोण होता है, चूंकि DA cos थीटा अपान r² इक्वल्स टू d ओमेगा घन कोण,
सॉलिड एंगल घनकोण। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अब ये बता सकते हैं क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा क्या होगा, तो संपूर्ण घनकोण होगा 4 पाई स्टेरेडियन, चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन होता है जो घनकोण का मात्रक होता है। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा के स्थान पर हम 4 पाई स्टेरेडियन लिख सकते हैं। तो यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू Q/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा के जगह पर 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, या ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हुआ Q/एप्सिलॉन 0 के। निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु के लिए के इक्वल टू 1, के लिए के इक्वल्स टू 1, अतः फाई बराबर हो जाएगा Q/नॉट एप्सिलॉन चाहे एप्सिलॉन 0। तो देख रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इस प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोगों को भी देखेंगे। गॉस के प्रमेय पर देखेंगे कुछ आधारित देखेंगे गॉस के प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय पर आधारित गॉस की प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग। इसमें पहली हेडिंग ध्यान देंगे, पहली हेडिंग होगी इसमें अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी लोग ध्यान देंगे। किस के नियम से हमें सिद्ध करना है, तो गॉस की प्रमेय से सिद्ध करना है। और गॉस की प्रमेय क्या है तो देख रहे हैं सभी लोग, किसी काल्पनिक पृष्ठ अथवा किसी बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है। अब देखो इसी प्रमेय पर आधारित एक अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के रिजरेखीय चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र का हम पता करने चल रहे हैं। सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो देखो इसके लिए हम मान लेंगे, माना कि कोई चालक है, कंडक्टर है, उसका आकार एक पतले तार के रूप में है जिसकी लंबाई अनंत माना गया है। तो अनंत लंबाई का जो चालक है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र देखना है। तो ध्यान दो, एक वायर है जिसकी लंबाई हम अनंत ले रहे हैं। ये डैश डैश अनंत लंबाई का क्या है, एक चालक तार है, और इसके निकट हम एक बिंदु लेंगे जहां पर क्या देखना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो हम मान लेते हैं कि इस तार से r मीटर की दूरी पर कोई क्या है, बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र E का आज हमें अध्ययन करना है। और ये जो चालक तार है एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। ये चालक तार एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के रिजरेखीय चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो देखो इस चालक तार के चारों ओर r त्रिज्या का और l लंबाई का एक काल्पनिक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ हम लेंगे। लंबाई क्या लेंगे, काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ हम ले रहे हैं। तो लंबाई इसकी हम ले रहे हैं इस काल्पनिक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की जो लंबाई हम ले रहे हैं, l लंबाई ले रहे हैं। वैसे तो लंबाई इन्फिनिटी अनंत है। अब बताओ जब ये l लंबाई और r त्रिज्या का क्या लिया गया, तो एक काल्पनिक गौसियन पृष्ठ लिया गया। अब इस काल्पनिक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ दो तरह का होगा। इसमें एक तो वक्र पृष्ठ होगा और दो इसमें समतल पृष्ठ होंगे। और सभी पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है प्रमेय के अनुसार। तो देखो एक तो ये बिंदु P पर हम देख रहे हैं, तो इसके चारों ओर एक पृष्ठ अवयव लेंगे और पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उस क्षेत्रफल वेक्टर को हम क्या करेंगे, तो इस क्षेत्रफल वेक्टर को dA मान लेंगे। मान लेंगे कि ये क्षेत्रफल जो वेक्टर है वो क्या है, dA है, वेक्टर dA। और इस समतल पृष्ठ पर भी एक छोटा सा हम क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वेक्टर dA की दिशा इस समतल पृष्ठ के अभिलंबोत होगी। कोई भी पृष्ठ होगा उसके अभिलंबोत ही क्षेत्रफल वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। तो देख रहे हैं कि जो वक्र पृष्ठ है इसका लंबवत वेक्टर dA कर दिया गया। ये जो समतल पृष्ठ है इसके लंबवत हो गया वेक्टर dA। और ये जो आवेशित तार है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा तो वेक्टर E होगी ही, ये होगी। तो वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ पर देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच एंगल कितना बन रहा है। तो वक्र पृष्ठ पर तो 0 हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में है। लेकिन समतल पृष्ठों पर क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी जानते हैं कि जब लंबवत होता है एंगल वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का यदि एंगल 90 डिग्री है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, तो हम बताए थे कि वैद्युत जो फ्लक्स होता है क्षेत्रफल वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के अदिश गुणनफल को कहा जाता है। कहने का मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र का अदिश गुणनफल होता है। और अदिश गुणनफल की परिभाषा से जानते हैं कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन वेक्टरों के अदिश परिमाणों एवं उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। काश 90 डिग्री कहेंगे 0 हो जाएगा, मतलब समतल पृष्ठों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फ्लक्स गुजरेगा किससे, तो वक्र पृष्ठों से ही गुजरेगा जिसकी त्रिज्या हम r माने हैं वक्र पृष्ठ और लंबाई क्या माना गया, l। अब देखो ध्यान देंगे पृष्ठ अवयव वेक्टर dA से, पृष्ठ अवयव वेक्टर dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है d फाई
और डी फाई इक्वल टू जानते हो क्या होगा? बोलो, बताया गया है तुम लोगों को। अब चूंकि तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए तो होगा, यहाँ लिखेंगे भी परिभाषा के अनुसार वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब इसमें ध्यान देना, पृष्ठ अवयव वेक्टर डी से गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स है डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है। अब क्या करेंगे इसमें, तो अदिश गुणनफल की परिभाषा जब लगाएंगे तो ध्यान दो, ये डी फाई इक्वल्स टू होगा ई डी ए, सीधे लिखेंगे ई डी ए cos 0 डिग्री लिखेंगे, और चूंकि cos 0 डिग्री का मान तो होता है 1, इसलिए डी फाई इक्वल टू हुआ डी फाई इक्वल टू ई डी ए हुआ। इसमें अब देखना है पृष्ठ अवयव के कारण हमें वैद्युत फ्लक्स नहीं देखना है, बल्कि संपूर्ण पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स देखना है। तो ध्यान दो, बेलनाकार गौसियन पृष्ठ, बेलनाकार गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, होगा, और कुल वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई होगा, और ये फाई इक्वल टू लिखा जाए ये क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए। तो हमें मान तो जानते हो किसका बताना है, थोड़ा विशेष ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हुआ ई और क्लोज इंटीग्रल डी ए। तो बताओ ये क्लोज इंटीग्रल डी ए जो है, ध्यान देना, चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बेलन का, वक्र पृष्ठ जानते हैं 2 पाई आर एल होता है, मतलब परिधि या गुणे बेलन की ऊंचाई या लंबाई ही वक्र पृष्ठ होता है। ये हो गया 2 पाई आर एल, यहाँ मान रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हुआ ई और इंटू यहाँ 2 पाई आर एल लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, गॉस की प्रमेय लगाना है। तो गॉस की प्रमेय जो है यह कहती है कि किसी बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशिकी का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। परंतु ध्यान देंगे गॉस की प्रमेय से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई बराबर बताया गया है, सिद्ध भी हुआ है Q/0 एप्सिलॉन। ये मान यहाँ रखेंगे तो E का मान आ जाएगा Q/एप्सिलॉन इक्वल टू E और इंटू 2 पाई आर एल। तो मान तो हमें E का बताना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही अध्ययन करना है। तो अब यहाँ से जब देखोगे तो E इक्वल्स टू होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 आई इंटू Q/, होगा R इंटू एल। अब इसमें Q/L को हम कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि पहले लेसन में बताए थे। Q/L क्या है, तो आवेश का रेखीय घनत्व है, लीनियर डेंसिटी है। आवेश बटे लंबाई ही कहा गया था आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, चूंकि ध्यान देंगे कि लेम्डा इक्वल टू Q/L होता है, ये आवेश बटा लंबाई, आवेश अपन लंबाई को कहा गया था आवेश का रेखीय घनत्व। तो Q/L को हम हटा भी सकते हैं, और हटाकर वहां क्या लिख देते हैं, तो E इक्वल टू हुआ 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेम्डा अपान ये हुआ R। एक चीज यहाँ ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेम्डा अपान R हुआ। यदि यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रहता तो बताया गया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R²। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी हम वैद्युत क्षेत्र तुम लोगों को बताए थे, अक्षीय स्थिति में बताया गया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P/R³। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P/R³। और व्यापक स्थिति में भी हम बताए थे तुम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू
अंडर रूट बताया गया था, p/r² अंडर रूट बताया गया, r³ अंडर रूट बताया गया था 3 cos थीटा प्लस 1, 3 cos² थीटा प्लस 1 बताया गया था। तो ये बताया गया था। अब इसमें देखो, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाना चाहोगे, तो यदि हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें, वेक्टर यदि ई लिखेंगे तो ये होगा 1/2 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू λ/r तो रहेगा, लेकिन यहाँ r कैप यूनिट वेक्टर भी देना पड़ेगा। ये रहा, ध्यान दो। एक अनुप्रयोग अभी हम बताए, अनंत लंबाई का एक रिजरेखीय चालक तार लेकर बताया गया। दिया है इसमें, इसमें तो सभी रबर कर दिया है। संधारित्र तुमने सब ला दिया इसमें, इसके बारे में इतना इसमें दिया है, बहुत शॉर्ट कर दिया है। ये सब दिया है। दिया है बस। ये जो निगमन किए हैं ये यहाँ दिया है। देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें, है नहीं? बोलो है कि नहीं है? तो ये समझ में आ रहा है कुछ है कि है समझ में आ रहा है? तो खूब छाप दिया है, पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। हाँ, इससे हमें मतलब नहीं है, तुम लोगों को पढ़ना है, पढ़ो। हाँ, ये है कि इसमें कोई ऐसी चीज जो है न हो कि छूट जाए, बस यही हमें देखना है। सभी लोग ध्यान देंगे, जो एनसीईआरटी की बुक है उसको लेकर पढ़ेंगे ही, जो दिया होगा पढ़ेंगे, और हम भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई चीज न हो कि एनसीईआरटी की हेडिंग छूट जाए। वैसे तो एनसीईआरटी में जो दिया है उसका हम कई गुना ज्यादा बताएंगे, और एक एक चीज बताएंगे, ध्यान से देखना। जो सीधा संबंध एग्जाम से होगा इसमें निश्चित आएगा। ये देखो, गॉस की प्रमेय पर आधारित जितने अनुप्रयोग हैं उनमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन अवश्य आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये तो गारंटी हम दे रहे हैं, आएगा। तैयारी करके रहना, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। तो इसके बाद ध्यान देंगे सभी लोग, अगली हेडिंग पर विशेष ध्यान देना। अब ये दूसरी हेडिंग है, और वह है अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगली हेडिंग होगी। और वो हेडिंग भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देंगे। एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर होगी जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। उसके लिए फार्मूला क्या आता है, कैसे सिद्ध होगा, ध्यान देंगे। ये दूसरा है अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की समतल चादर, अनंत विस्तार की समतल चादर अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट
के निकट वैद्युत क्षेत्र अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसमें हम मान लेंगे विस्तार तो अनंत होगा, समतल चादर का विस्तार क्या है, अनंत है, जो एक समान रूप से धनावेश से आवेशित है। चादर का मतलब ध्यान देंगे, चादर देखे भी होंगे, चादर का मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई तो होगी लेकिन मोटाई बहुत ही क्या होगी, कम होगी, उसका विस्तार होगा अनंत। तो इस चादर के दोनों ओर काल्पनिक एक बिंदु लेंगे, चालक के दोनों ओर, जैसे मान लो इधर एक हम काल्पनिक बिंदु लेते हैं P डैश, तो इधर एक बिंदु ले लेंगे P डैश, उधर P डैश, तो यहाँ P लेंगे और इन बिंदुओं से होता हुआ ये चादर के दोनों ओर इन बिंदुओं से होता हुआ एक बेलनाकार समअक्ष गॉसियन पृष्ठ लेंगे और उस गॉसियन पृष्ठ पर ध्यान देंगे। चालक के दोनों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया गया है। यहाँ चालक के दोनों ओर क्या लिया गया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये जो इसमें भी बेलनाकार ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, तो इसमें भी देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा कि धनावेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो वेक्टर ई होगी इस दिशा में, और यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ भी धनावेश से दूर होगा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा होगी। और इसमें भी दो पृष्ठ होंगे, यदि मान लो ये वक्र पृष्ठ पर यदि ले लें कोई पृष्ठ अवयव वक्र पृष्ठ पर, तो उसकी दिशा ऊपर होगी लंबवत और इसकी दिशा इधर होगी लंबवत हुआ, वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसमें देखो समतल जो पृष्ठ है उनसे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि यहाँ यदि कोई पृष्ठ अवयव लें तो वेक्टर डी है, तो वेक्टर ई और वेक्टर डी की दिशा दोनों की एक है, तो एक है तो cos 01 होगा, फ्लक्स गुजरेगा। यदि यहाँ कोई पृष्ठ अवयव ले लें लंबवत दें तो वेक्टर ई और डी के बीच का एंगल 90 डिग्री, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और यहाँ भी पृष्ठ अवयव लिया जाए तो ये डी है। अब ध्यान दो, तो ई डी ये जानते ही हैं कि फ्लक्स है, तो ध्यान देंगे इसके निकट जो वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, विशेष ध्यान देना। बेलनाकार काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला, बेलनाकार काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठों से गुजरने वाला, तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इसको मान लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, तो फाई बराबर विशेष ध्यान देना, ये क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और प्लस हुआ क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब एक समतल पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, अब फिर उतना ही दूसरे पृष्ठ से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों पृष्ठों से जाने वाले वैद्युत फ्लक्स को जोड़ा गया है। अब इसमें हम जानते भी हैं दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन वेक्टरों के अदिश परिमाणों के और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हुआ क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री और प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान तो जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू लिखेंगे ई क्लोज इंटीग्रल डी ए और प्लस ई क्लोज इंटीग्रल ए डी ए हुआ। तो ये क्लोज इंटीग्रल जो डी ए होता है संपूर्ण क्षेत्रफल ए होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए और प्लस यहाँ ई ए लिखते हैं, तो कितना ई ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर हुआ 2E ए। परंतु गॉस की जो प्रमेय होती है उसके अनुसार ध्यान देंगे, परंतु इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/0 एप्सिलॉन, गॉस की प्रमेय से।
गॉस की प्रमेय से होता है। तो बताओ फाई की जगह प्रमाण तो जान ही रहे हैं, क्यू अपान नॉट एप्सिलॉन इक्वल टू 2E। तो हमें तो ई का पता करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हुआ क्यू अपान 2 नॉट एप्सिलॉन ए होगा। अब ये तो जान रहे हैं कि क्यू अपान ए क्या होता है, पिछले लेसन में हम बताए थे कि क्यू अपान ए आवेश बटा क्षेत्रफल आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो चूंकि ध्यान देंगे, चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो यहाँ इक्वल टू होगा क्यू अपान ए के जगह पर सिग्मा लिखेंगे, तो इक्वल टू सिग्मा अपान 2 नॉट एप्सिलॉन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें कहीं दूरी का पता नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है चालक के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट सभी बिंदुओं पर स्थित वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, समान होता है। वह ई बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन न्यूटन प्रति कूलम। वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हो, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो यूनिट वेक्टर से गुणा करना पड़ेगा, या इसको वेक्टर दिखाना चाहो, वेक्टर ई दिखाना चाहो, तो ये सिग्मा अपान 2 नॉट एप्सिलॉन इंटू एन कैप। देखो तो कई मिनट हुआ, 20-25 मिनट हो गया, तो उसको ऑफ कर दो।